चलो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 19 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेट है, कितने समय में 2000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये बन जाएंगे। देखो अगर कितने समय की बात करें, कुछ समय दे आपको और कुछ दर दे रखे, वार्षिक दर दे रखे और बोले कि ये रुपए इतने बन जाएंगे, तो बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे? क्योंकि उन मूलधन के अंदर ब्याज प्लस हो जाता है, उस वो चीजें बन जाती है, उसको बोलते हैं हम इतना बन जाएगा। जैसे कि आपके पास 2000 रुपये राशि है जो कुछ साल बाद 3000 बन गया, तो कैसे बना? क्योंकि इस 2000 रुपये का आपने किसी ने उधार दिया, ठीक है, आपने किसको उधार दिया और वो वापिस आपको कुछ साल बाद 3000 रुपये वापिस दे देता है। तो 2000 रुपये जो थे वो 3000 क्यों दे रहा है? क्योंकि 2000 रुपये पे ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा? तो देखो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2000 3000 बदल गया, इसका मतलब 1000 रुपये का ब्याज लगा। तो इसी क्वेश्चन में ये है कि जो 2000 रुपये है वो 3000 रुपये बन गए, तो इसमें से जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है ये क्या है? ब्याज है। तो यहाँ पर ब्याज कितना है? ब्याज है 1000 रुपये, ठीक है, ब्याज है 1000 रुपये। इसके बाद इसने क्या दे रखा है? कितने समय में 2000 रुपये थे। 2000 रुपये क्या होगा? मूलधन, मूलधन मतलब पी लिख रहा हूं, ठीक है, मूलधन पी बराबर 2000 रुपये। समय कितना दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर समय नहीं दिया है, इसने समय पूछा है और आपको दर दे रखी है कि जो दर है वो 5% दर है। आपको समय टी बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, समय टी बराबर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज का सवाल है, इसलिए फार्मूला कौन सा लगेगा? साधारण ब्याज का फार्मूला लगेगा। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मतलब एसआई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। इसका मतलब है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज आपके पास कितना है? तो साधारण ब्याज आपको 1000 रुपये प्राप्त होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1000 रुपये। मूलधन कितना है? मूलधन है 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दर कितनी है? दर है 5% और समय कितना है जो हमें ज्ञात करना है, बटे में क्या आएगा? 100 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3, 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और जीरो की जीरो लगेगी। अब ये 2 है, इसका भी भाग लगेगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर जब इससे भाग दिया 1 ही बचा है, तो यहाँ पर तो 1 बचा हमारे पास। जब 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 एकम 10 और इधर क्या बचा? टी। हमारा मतलब हमारा आंसर होगा 10 वर्ष। तो आपके इस पेपर में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो है 10 वर्ष, तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक व्यक्ति स्कूटर से 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। कि कोई व्यक्ति है जो 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखो एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब चाल आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल का मतलब क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी चली गई। क्या होता है इसका मतलब कि 1 घंटे में कितनी दूरी चली गई। तो यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला गया, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी चली गई। अब इसने पूछा है 1 सहित 1/2 घंटे, इसका मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? पहले आप ये देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, 1.5 घंटा मतलब आधा घंटा और, तो 0.5 आधे घंटे में कितना चलेगा? आधी दूरी चलेगा। तो आधे घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 30 किलोमीटर चलेगा। अब 1 और आधा कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया, 1.5 आवर्स मतलब 1 सहित 1/2 घंटे, वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर कितना हो गया? 90 किलोमीटर। कितना आंसर आया? 90 किलोमीटर, मतलब 1.5 घंटे में वह 90 किलोमीटर चलेगा। तो आपका आंसर होगा 90 किलोमीटर, जो आपके कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 90 किलोमीटर इसके अंदर आंसर आएगा। चलो तो इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का व्यास, तो सबसे पहले बताओ कि व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास इसने दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त का व्यास किसे होता है? यहां से लेकर केंद्र तक जो हम आते हैं इसको हम त्रिज्या r बोलते हैं।
लेकिन जब ये यहाँ तक आ जाता है तो ये पूरी मिलाकर क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। और देखो व्यास ये पूरा है, इसका आधा क्या है, त्रिज्या। मतलब अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसके अंदर किसने क्या पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटा 2। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान कितना है, 7, और आर की घात 2 मतलब 7 की घात 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 7, इसमें 2 का भाग देना है, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से कितनी बार कटेगा, 22, 11 बार कटेगा, 11 7 77, मतलब आपका 77 आंसर है, ठीक है। आपका आंसर आएगा 77। 21वें नंबर का आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी चैप्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी चैप्टर से संबंधित है। इसके अंदर किस टाइप से क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वर्ग, एक वृत्त है, ये मान लो एक वृत्त है, वृत्त इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब वृत्त की यहाँ से त्रिज्या होती है, कहीं से भी आप लाइन खींच दो, सेंटर में आ गए तो त्रिज्या होती है। इसके अंदर बड़ा से बड़ा आपको क्या बनाना है, बड़े से बड़े वर्ग बनाना है। तो बड़ा से बड़ा वर्ग क्या होगा कि इस प्रकार से होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाता है, और वह इस वृत्त को टच करना चाहिए। इससे बड़ा बनाएंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएगा, और हमें बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। अब इसकी जो वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या इसने दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दे रखी है, इसने इसकी त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। जब मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भी 7 होगा, तो ये 7 7 तो पूरी कितनी हो गई, पूरी मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 14 हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा कि 14 क्या है, ये इसका विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है a√2, और a का मतलब क्या होता है, भुजा, और विकर्ण आपके पास कितना आया 14 बराबर a√2, a√2 इसको अपन भुजा दो 14/√2 बराबर 1, ठीक है। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a की घात 2, यानी कि भुजा की घात 2। यहाँ पर भुजा का मान आपके पास a है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसकी मैं घात 2 कर दूंगा a²। चलो यहाँ पे हल कर लेते हैं। इसका मान, इसकी घात अगर मैं 2 करूंगा तो मुझे इसकी भी घात 2 करनी पड़ेगी, तभी मुझे क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो 14 का स्क्वायर तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा 14 × 14 बटे में √2 का स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर मात्र 2 आएगा, क्योंकि √2 से घात 2 से √2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा इधर a²। 2 से मैं इसको काटूंगा कितना आएगा 7, और 14 7 98 होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 98, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, और 98 इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 जो क्वेश्चन है वो है कि कुछ व्यक्ति इतने दिन में काम करते, इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपए कमाते हैं, ठीक है। यह सवाल MDH पर आधारित होता है। इसके लिए फार्मूला लगता है कि MDH/W बराबर MDH/W, ठीक है। M मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला कौन होता है, M। D का मतलब डे होता है, और H का मतलब आवर होता है, आवर मतलब घंटे, ठीक है। इस साइड भी सेम ही मतलब होगा, और यहाँ W का मतलब वर्क होता है, काम होता है ना। और यहाँ पर अगर रुपए दे आपको तो उसका भी नीचे ही मतलब वो भी नीचे ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। यहाँ भी जो रुपए दे तो वो हमेशा नीचे ही आता है, ये मतलब रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को जो हल करने का तरीका है कि काम करने वाले व्यक्ति हमेशा ऊपर आते हैं, चाहे वो मशीन हो, फिर पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, उनको हमेशा ऊपर रखना है। जो समय होता है चाहे वो मतलब डे में हो, आवर्स में हो या महीने में, वो हमेशा ऊपर आता है। इसके अलावा अगर कुछ काम करना है तो काम नीचे आता है और रुपये भी नीचे आता है। अब जिस जिस चीज़ की इस फार्मूले में से हमें आवश्यकता है हम सिर्फ वो रखते जाएंगे, बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। 5 आदमी, मैंने बोला काम करने वाला ऊपर और आदमी है तो काम करेंगे। 5 आदमी है,
ठीक है। फिर यहाँ इन सभी के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह लगेगा। 5 आदमी 12 दिन में, मैंने बोला था यहाँ दे भी आ सकता है, अवर भी आ सकता है और दिन भी आ सकते हैं, तो इसने दिन बोला तो यहाँ पे दिन का गुणा कर दो। कितना आया 12 दिन, तो यहाँ पे लिखो 12 दिन। 12 दिन में 60 रुपए कमाते हैं। 12 दिन में 60 रुपए, रुपए हमेशा नीचे आते हैं। फिर बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, ठीक है। अगला इसने क्या बोला, तो 6 आदमी 20 दिन में कितने कमाएंगे, तो 6 आदमी, तो आदमी की जगह 6, 20 दिन तो दिन का गुणा कर दिया। कितने रुपए कमाएंगे, तो मान लो 100 रुपए कमाएंगे। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 एकम 1 बचा, 1 से उधर जाएगा, इसका गुणा 1 से होगा तो 1 से आएगा, ठीक है। और 6 दूना 12 और 0 की 0 कितना आया, 120 रुपए, ठीक है। ये आंसर आएगा, मतलब ये व्यक्ति 120 रुपए कमाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 24, ठीक है। 23 हमारा हो चुका है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। अब इसने लगातार बोला कि दो लगातार सम संख्या, तो पहले आप बताओ सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित होती हो या 2 की टेबल में आती हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से सम संख्या चलती है, जिसके बीच में 2 का अंतर हो और जो 2 के पहाड़े में आती हो, ठीक है। अब इसमें बोला लगातार सम संख्या, मान लो पहली संख्या 6 हुई, दूसरी क्या होगी 8 है। पहली अगर 4 हुई, दूसरी क्या होगी 6। ऐसे कोई भी लगातार क्रम से 2 संख्या है, उनका इसने गुणनफल दे रखा है कितना 528, कि अगर मैं उनका गुणा करूं तो मुझे 528 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। अब 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास 18, फिर है 20 और ऑप्शन सी कितना है 22 है और ऑप्शन डी जो है वो 24 है। अब क्रम से मतलब इसके बाद 18 के बाद क्या आता है 20 आता है, मतलब 18 में 20 का गुणा करेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है 22 आता है और 22 के बाद क्या आएगा 24 आएगा और 24 के बाद क्या आएगा 24 के बाद 26 आएगा, ठीक है। जब हम 18 में 20 का गुणा करेंगे 18 दूना 36, 360 आएगा, क्या 560 आया, नहीं आया तो ये गलत है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 0 440, क्या 528 आया, नहीं आएगा तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में जब हम 22 में 24 का गुणा करेंगे 4 दूना 8 तो 528 आएगा, कितना आएगा 528, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और जब ये सही है तो ये वैसे भी गलत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब आपका 22 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका 22 सही। चलो अब हम इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 26, 7, एक्स 2, 3 से पूर्णतः विभाजित है। संख्या है 26, 7, एक्स और 2, ये पूरी एक संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित। अगर मैं इसका 3 से भाग दूं तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए मैं न्यूनतम संख्या क्या से क्या रख सकता हूं, तो देखो ऑप्शन में न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, तो सबसे पहले छोटी संख्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद कितनी दे रखी 3 दे रखी, 0, 1, 2 और 5 दे रखी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी रखो, अगर मैं 0 रखता हूँ तो पहले मैं इसको विभाजित करता हूँ, चलूंगा कि 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, यहाँ पर 24, कितना शेषफल बचेगा 2, तो अगर इसके आगे मैं 2 लिखूंगा 27 हो गया, कितना हो गया 3 9 27, मतलब यहाँ तक तो पूरा विभाजित हो रहा है। अब मानो कि कितना बचा, सिर्फ हमारे पास 2 संख्या बची, ये 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 2 मतलब 2 हो गई और 3 के पहाड़े में 2 आता ही नहीं है, तो इसलिए गलत है। सेकेंड संख्या 1, अगर मैं यहाँ पर 1 से की जगह पे 1 रख दूं, 1 के ऊपर 2 कितना हो जाएगा 12 और 3 चौक कितना होता है 12, 4 बार में कट जाएगा, कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर जिसके अंदर 1 है वो सही है। और ये आपके कौन से ऑप्शन में, तो ये हम चेक करते हैं कि ये हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि दो संख्या का अनुपात 7:5 है और उनका गुणनफल
560 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दो संख्या का ये क्या दे रखा, अनुपात दे रखा है। दो संख्या का अनुपात दे रखा है 7:5 और यदि मैं इनका गुणा करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 560। ठीक है, 560 आता है इनका गुणनफल। कोई भी संख्या अनुपात में रहती है तो उनके अंदर कोई एक संख्या होती है जो कॉमन होती है, तो कॉमन होती है तो मैं इसका अंदर गुणा करूंगा तो अनुपात में तो 7 के साथ 1 का गुणा होगा, कितना बनेगा 7x, और इसके अंदर गुणा होगा कितना होगा 5x, मतलब 1 से एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, तो अगर इसको हम लेते हैं और इनका गुणा करते हैं तो क्या बनेगा 7x गुणित 5x बराबर 560। अगर मैं इसको 7 से भाग दूं 7 या 8 56 80 आया। 5 से भाग दूं कितनी बार कटेगा 16 बार। 1 से गुणित 1 का मतलब होता है 1 से स्क्वायर बराबर 16। जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आएगा √16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 1 का मान 4 आ गया। अब इसने बोला कि छोटी संख्या क्या होगी, इसने आपको क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो 7x और 5x में छोटी संख्या कौन सी है 5x है, तो इसका मतलब हमें 5x का मान ज्ञात करना। 5x का और 1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 5 गुणित 4 लिखेंगे 5 चौक 20 इसका आंसर। तो जो 20 है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा ऑटोमेटिक सुधार होते जाएंगे और क्वेश्चन बनते जाएंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40%, दो संख्या और तीसरी संख्या से तुलना हो तो मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या। अब इन दोनों संख्याओं की तुलना इस तीसरी संख्या से हुई। मान लो कि संख्या हमें नहीं पता है तो ये 100 है। जब कोई भी चीज प्रतिशत में दे और अगर आपको मानना ही है तो उसको 100 मानो, क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 50% 50 होता है। हमें प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम हमेशा प्रतिशत में 100 मानेंगे। अब आगे क्या बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम से चलेंगे। तो जो पहली संख्या है 25% तथा 40% कम है। अगर ये 100 से 25% कम है मतलब 100 का 25% कितना होगा 25, तो 100 से 25 कम है, 25 कम है तो होगी कितनी 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये 40% कम है, दूसरी जो है 40% कम है। जब ये 40% कम है तो यानी कि 40 कम है तो कितनी कम हो, कितनी होगी 60 होगी, तो ये 60 होगी। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब आगे क्या बोला है पहली तो दूसरी संख्या जो ये जो सेकेंड संख्या है ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिससे तुलना हो वो हमेशा नीचे आता है और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में 100 आता है। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 20 और 4 दूना 8, 80% इसका आंसर। और आप देखिए 80% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो। ये आपके 27 क्वेश्चन हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन से उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको ऑप्शन से करेंगे। और ऑप्शन में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी का व्युत्क्रम क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, ये व्युत्क्रम जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को पलट देना। ठीक है, उसको 1 के बटे में ले जाना। जैसे अगर 1 है तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। अगर कहीं पर 1/x लिखा हुआ तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा 1 होगा। इस प्रकार से व्युत्क्रम होता है। अब इसी चीज को हम ऑप्शन से हल करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा एक भिन्न है तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है 26/5। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1/6, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 6 होगा। तो क्या इनको जोड़ने पर ही आंसर आ रहा 6 6 36, 36 और 1 37 आ गया, तो 37/6 आ रहा। कितना आ रहा है यहाँ पर 37/6 आ रहा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा 26/5, मतलब ये गलत है। ऑप्शन बी जो है आपके पास, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कितना है, ऑप्शन बी का मान है 1/5।
1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 होगा। जब इनको जोड़ोगे 25 से कम 25 हो रहा है, कितना हो जाएगा 26, 26/5। तो यहाँ पर कितना आएगा 26/5। क्या 26/5 ही बोला था, 26/5 है, तो इसका मतलब ये भिन्न सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, सॉरी 29 नंबर पे क्वेश्चन पे। अब 29 नंबर क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछा है, और इकाई धाई तो आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा लिखा हो, मान लो 1015 लिखा हुआ, तो ये है इकाई, ये है धाई, ये सैकड़ा, और ये कितना होता है 1000। तो इकाई मतलब ये जो लास्ट वाला अंक है इसके बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाला अंक जो होता है उसी को हम देखेंगे, इकाई के अंक को ही देखेंगे। तो गुणनफल आपको दे रखा है कि 4021, इसकी घात दे रखी है 102, गुणित आगे दे रखा है 651, इसकी घात दे रखी है 56 में इकाई का अंक क्या है। जब इकाई का अंक पूछा तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा 1। तो मान लो 1 की घात अगर मैं 102 करूंगा, कितनी भी बार आप 1 में 1 का गुणा करते जाओ, लास्ट में ही 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, चाहे कितनी भी घात हो, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक है कि 1 की घात 56 है, तो इसका आंसर भी 1 ही आना है। और जब 1 में 1 का गुणा करो कितना आएगा 1, इसलिए इसमें भी आपका आंसर 1 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है शब्द स्कूल। शब्द क्या दे रखा है आपको, शब्द दे रखा है SCHOOL, स्कूल दे रखा है। ठीक है, शब्द स्कूल के में 3 अलग अलग अक्षर से कुल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। पहले अलग अलग अक्षर तो देखो, यहाँ पर 2 कॉमन अक्षर है, तो इसको हमें एक ही लेना पड़ेगा। तो SCHOL, तो कितने अक्षर हो, 1 2 3 4 और 5 अक्षर है। अब 5 अक्षर में से 3 अलग अलग अक्षर आपको चुनने हैं। तो इसको चुनने का तरीका क्या होता है, संचय क्रम से चलता है। तो इसके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अक्षर, तो मैं यहाँ पे 5 लूंगा, 5P। और चुनना कितना है, तो इस 5 में से 3 चुनना है। टोटल यहाँ पे हमेशा कुल अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, कितने 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा 5P लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें से चुनने कितने, 3 चुनने हैं, तो आपको 3 जब लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसका फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, ये जो 5 है इसको इस प्रकार से लिखते हैं 5, और ये ठीक है इसको मोड में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कि मोड 5, फिर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। जो ये रहता है ये हमेशा इसमें से घट कर लिखता है या माइनस करके लिखा जाता है। इसको जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर आप 3 नहीं लिख सकते, अगर 3 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से मैं घटाता हूँ 5 - 3। ठीक है, इस प्रकार से आता है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर 5 में से 3 जाए कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको आगे हल करेंगे तो देखो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसको लास्ट तक खोलते जाना है, जब तक हम इसको खोल सकते हैं। मतलब जैसे इसमें नीचे चलना है 5 4 3 2 1, तो 5 को हम खोलेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा 2 × 1, हमें लास्ट 1 तक जाना है। अब 1 से 1 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचा क्या 5 चौक 20, 20 क्या 60। आपको 60 प्राप्त हुआ है, मतलब आपका आंसर 60 है। ठीक है, मतलब शब्द स्कूल के 3 अलग अलग अक्षर से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो कुल 60 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ मैथ्स का लास्ट को, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का मिला के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको मैं शायद ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा अभी तक, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन में समझाने में थोड़ा समय लगता ही लगता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो जीके और साइंस के बचेंगे, उसके लिए बहुत कम समय में वीडियो बन जाएगा। 10 या 15 मिनट का जो वीडियो रहेगा वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।